तहरीक अदम एतमाद जब आई तो बहुत ही चीज़ों को कनेक्ट किया गया था स्टैब्लिशमेंट के साथ। इमरान खान कह रहे थे कि मैं इसको कामयाब नहीं होने दूंगा, लेकिन वो कामयाब हो गई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्ज़िया मैं हूं अलीना इलियास और आज के इस प्रोग्राम में समी इब्राहिम साहब हमारे साथ मौजूद नहीं है, लेकिन जो गेस्ट मेरे साथ मौजूद है मैं आपसे उनका तारुफ करवा दूं। मेरे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, इसके साथ साथ स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं फ़खरुर रहमान साहब और एशियन न्यूज़ के ग्रुप एडिटर राना ताहिर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे बड़ी और अहम खबर जो थी वो आज की थी DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बहुत से सवालात के उन्होंने जवाब दे दिए, लेकिन जो सवाल उठता है वो ये उठता है क्या अभी भी ग्रे एरियाज़ बाकी हैं या नहीं हैं, क्योंकि तहरीक अदम एतमाद जब आई तो बहुत ही चीज़ों को कनेक्ट किया गया था स्टैब्लिशमेंट के साथ। बहुत से सवालात के तो उन्होंने जवाब दे दिए, जैसे कि एक जो सबसे बड़ा इशू था वो ये था कि शायद एक्सटेंशन के हवाले से बात हो रही है आर्मी चीफ़ की। उस पर भी आज DGISPR बाबर इफ्तिखार साहब ने ये बोला कि जो आर्मी चीफ साहब हैं वो नवंबर में रिटायर हो जाएंगे। इसके अलावा फ़ौजी अड्डों के हवाले से उन्होंने बात की। फिर उन्होंने एक और बड़ी अहम बात की कि अब आइंदा कभी भी इस मुल्क में जो है वो मार्शल लॉ नहीं लगेगा। इसके अलावा जो एटमी हथियार के हवाले से बात की गई, जैसे कि हमने देखा कल इमरान खान साहब ने पेशावर में जलसा किया और उन्होंने एक बहुत बड़ी बात की जिसमें उन्होंने कहा कि क्या ऐसे लोगों के हाथों में हमारे एटमी हथियार जो हैं वो महफूज हैं या नहीं हैं। इसके हवाले से भी DGISPR ने बड़ी अहम बात की और जवाब दिया। उस सब पर बात करेंगे और आगाज़ करूंगी मैं सबसे पहले आप सबकी इजाज़त से ब्रिगेडियर साहब से। ब्रिगेडियर साहब, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिएगा। हम सवाल है, मुझे ये बताइए कि क्या आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से आपको लगता है सारे सवालात के जवाब मिल गए हैं या अभी भी ग्रे एरियाज बाकी हैं? देखें, जवाब तो तकरीबन सारे मिल गए और जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की बार बार बात होती थी और उसमें जो उन्होंने यही बात की थी कि तशवीश का इजहार किया था, इंटरफेरेंस की बात की थी और इस पे कहा था डिमार्च लिखा जाए और वो मेरे ख्याल में दे भी दिया कौन जनरल USA को और स्टेट डिपार्टमेंट को वहाँ अमेरिका में भी दे दिया गया। तो एक तो ये बात क्लियर कर दी, लेकिन साथ जो कॉन्स्पिरेसी की बात थी वो क्लैरिफाई हो गई, क्योंकि जब ISI के पास ये गया उन्होंने इन्वेस्टिगेशन आई एम श्योर की होगी, डिटेल में की होगी और इसीलिए उन्होंने इस कॉन्स्पिरेसी का कोई जिक्र नहीं किया बल्कि इंटरफेरेंस। There's a big difference in interference and conspiracy. Interference होती है जैसे इंडिया हमारे आज़ाद कश्मीर के बारे में कोई बात करता है या टेररिज्म की कोई बात करता है या कोई धमाकों की बात करता है या पाकिस्तान की कोई और पॉलिसी की बात करता है, वी से एंड वी कॉल इंडियन हाई कमिशन से कि यू आर इंटरफेयर इन पाकिस्तान इंटरनल अफेयर एंड लाइकवाइज ये बात जो मेरे ख्याल में जो बात की गई है, लेकिन जाहिर है कि पीपल्स पार्टी ने इसको बहुत बड़ा नैरेटिव बना के पेश किया है because they wanted to have a narrative to build on और आइंदा कैंपेन के लिए जो बड़ी सक्सेसफुल उन्होंने उसको कामयाब भी कर लिया है। तो ये DGISPR ने बड़ा कैटेगरी अल्फाज में ये बता दिया गया और फिर सेकंड ये कहा गया कि एक बहुत बड़ी साजिश है जो फॉरेन एलिमेंट्स भी हैं और उसमें हमारे इनएडवर्टेंटली हमारे लोग भी हैं जो पाकिस्तान की मफाज में और अवाम में एक कॉन्फिडेंस लेवल है, दे आर मैश टुगेदर। इसको किसी ना किसी तरीके से इसमें दरार डालने की, वेश क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है ताकि जब फौज अवाम दूर हो जाएं तो फिर फौज कमज़ोर होती है और उसकी फाइटिंग विल कमज़ोर होती है, क्योंकि लड़ाई हमेशा आप एज ए नेशन करते हैं, आप अकेली फौज लड़ाई नहीं करती है। तो ये जो दुश्मन का नैरेटिव है इसको हमने डिफीट करना है और जो दुश्मन ने 75 ईयर्स में इस नैरेटिव को वो कामयाब नहीं कर सका, वो अगर आप देखें तो यही उन्होंने कहा कि अभी भी हम इसको किसी हालत में कामयाब नहीं होने देंगे। और फिर उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी की कि मुसल्लह फ़ौज पाकिस्तान की टेरिटोरियल बाउंड्रीज की या पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे और अगर कोई बुरी आंख से देखेगा तो हम उसकी आंख निकाल देंगे। ये तो कोई डाउट नहीं है इसके अंदर। इसलिए अब इस पर देखना ये कि इमरान खान इसके बाद क्या रद्दमल आता है, बट आई एम श्योर कि वो इस नैरेटिव को किसी हालत में भी कम नहीं करेंगे बिकॉज उन्होंने बिल्ड इस नैरेटिव किया है एज अ कैंपेन के लिए। तो लेट्स सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट विद इन अ वीक और सो। अच्छा, आपने कहा जैसे कि इस मरासले के हवाले से अभी जो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, आपका ये कहना है कि बहुत ही चीज़ें जो है वो क्लियर हो गई हैं। अब जो मौजूदा गवर्नमेंट है वो भी ये चाहती है कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी को बुलाया जाए और उसमें चीज़ों को लेकर जाया जाए। आपको क्या लगता है, क्या इसको मजीद इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है? क्योंकि अभी भी PTI की तरफ से ये बात आ रही है कि इस पर कमीशन भी बनना चाहिए। हाउ डू यू सी इट, या इसको यहीं पर ख़त्म कर देना चाहिए?
नहीं अलीना, मैं आई स्टिल फील कि इसको कम से कम एक दफ़ा ख़त्म होना चाहिए और इसके लिए आंसर इज जुडिशल कमीशन। बात यह है कि अगर आप सिक्योरिटी पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी कमेटी में लेके जाएंगे, वहाँ पर अगर ऑपोजिशन पीटीआई के मेंबर्स होते हैं तो बिल्कुल ठीक था, देन इट कुड हैव क्लैरिफाइड। क्योंकि वहाँ पर पीटीआई के मेंबर्स नहीं होंगे, वहाँ सिर्फ गवर्नमेंट के मेंबर्स होंगे और उसके बाद फॉरेन सेक्रेटरी भी उनका अंडर है, एम्बेसडर भी उनके अंडर है, तो वो एक अभाम क्रिएट करेंगे कि ये देखें जी, ये इन्होंने इसकी क्रेडिबिलिटी कोई नहीं है, इन्होंने खुद अपनी तरफ से करके और अब इसको टोन डाउन कर दिया। इसलिए इसके बजाय अगर जुडिशल कमीशन इम्पार्शियल सुप्रीम कोर्ट बना दे, तो सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज हों जिस पर किसी को एतराज़ ना हो, तो उसके नताइज बेहतर होंगे और हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। और मेरे ख्याल में जो नैरेटिव बन रहे हैं वो भी काफ़ी हद तक ख़त्म। ठीक हो गया। मैं आऊँगी फ़खर साहब आपकी तरफ। आप आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस को किस तरीके से देखते हैं? जैसे कि ब्रिगेडियर साहब ने कहा कोई ऐसी चीज़ नहीं, कोई ग्रे एरिया नहीं बाकी बन, समझते हैं कि ये चीज़ ख़त्म हो गई है या अभी भी, जैसे कि हम इमरान खान साहब को देख रहे हैं, वो तो कैंपेन कर रहे हैं और कैंपेन ही इस चीज़ की बुनियाद पर कर रहे हैं कि ये सब गद्दार हैं और अमेरिका की मुदाखलत थी, इस वजह से सब कुछ हुआ। और जो मरासले के हवाले से वो बात करते हैं, वो तो यही बात करते हैं कि इसके अंदर लिखा था कि तरीक़े अदम एतमाद को किस तरीके से लाना और किस तरीके से चीज़ें होनी है। बहुत शुक्रिया अलीना। ये सारा जो खेल 24 मार्च ऑनवर्ड जो शुरू हुआ, इसके 3 पहलू हैं और पहला पहलू तो ये है कि प्राइम मिनिस्टर ने जब 27 मार्च को इधर इस्लामाबाद में एक अज़ीमुश्शान जलसा किया और उसमें ये जो मरासला था इसका हवाला दिया, उस वक़्त 2 तरह की इंफॉर्मेशन जो थी वो हुकूमत के पास थी। एक तो ये मरासला था जो कि धमकी के ज़रिए, जिसमें धमकी थी, यानी उसमें प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि इसमें कहा गया है कि जी 9 जगह पे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का जिक्र है और फिर इसमें कहा गया कि अगर ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब हो जाती है, यानी कि इमरान खान सीन से आउट हो जाते हैं, तो पाकिस्तान को माफ़ कर दिया जाएगा, अदरवाइज़ पाकिस्तान को संगीन नताइज भुगतना पड़ेंगे। जो कॉन्स्पिरेसी वाला पहलू है वो पहलू है जिसमें अमेरिकन डिप्लोमेट जो हैं वो आपके सियासतदानों से मिले हैं, वो पहलू है जिसमें बिलावल भुट्टो जो थे वो अमेरिका गए, वो पहलू है जब बिलावल भुट्टो जो थे वो दुबई गए, और वो एस्पेक्ट है जो बाहर से पैसे आए और जिसके ज़रिए से पीटीआई के लोग जो थे उनको ख़रीदा गया और उनको डिफेक्ट किया गया और जिसका आपने अमली मुजाहरा जो था वो आपने सिंध हाउस में देखा। तो आज जो कि DGISPR की तरफ से यानी पाक फ़ौज की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, एक तो मेरे ख्याल में ये बिलेटेड थी, चलें देर आयत दुरुस्त आयत, क्योंकि जिस तरह से एक मोमेंटम जो था वो जनरेट हुआ, क्योंकि कॉन्स्पिरेसी जो थी वो साजिश जो थी वो कामयाब हो गई। वो कामयाब इस तरह से हो गई कि इमरान खान कह रहे थे कि मैं इसको कामयाब नहीं होने दूंगा, लेकिन वो कामयाब हो गई और वो टोला लेड बाय PDM और वो शहबाज शरीफ इस वक्त वहाँ पे वज़ीर आज़म है और वो की पूरी 11 जमातें जिन्होंने PDM बनाई थी वो इस वक्त हुकूमत में बैठे हुए हैं। तो साजिश तो अब रही नहीं, अब तो ये जो भी कुछ था ये हो गया है। अब जिस चीज़ को आपने इन्वेस्टिगेट करना है, जिसके ऊपर कमीशन बनना है, वो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं जिसके तहत ये चीज़ इस्टेब्लिश होती है कि अमेरिकन के यहाँ पे जो कौंसल जनरल्स थे, चार्ज अफेयर्स थे, जो पीपल्स पार्टी के, नून लीग के और दीगर जो सियासतदान थे उनके साथ वो मिले, किस मकसद के लिए मिल रहे थे, क्योंकि जब उन्होंने ये होमवर्क मुकम्मल कर लिया तो 7 मार्च को वो जो मरासला आता है जिसमें धमकी आती है कि आप या तो इस्तीफ़ा दे दें या फिर आप फेस कर लें इसको। तो ये वो एस्पेक्ट है कि जो मैंने आपको बता दिया। अब एक चीज़ तो ऑथेंटिकेट हो गई, यानी कल तक अपोजिशन और दीगर ज़राए से ये खबरें चल रही थी कि जी ये मरासला जो है इसकी कोई हकीकत नहीं है, ये जाली है, लेकिन अब ये इस्टेब्लिश हो गया। और जो सिविल मिलिट्री की जो मीटिंग हुई थी यानी कि कौमी सलामती कमेटी की, उसके हवाले से आज पाक फौज के तर्जुमान ने बाकायदा ये बात कह दी कि उसके अंदर इंटरवेंशन का जिक्र था। लेकिन जब इमरान खान साहब एक बात करते हैं कि सब सुन लो, तो वो किसकी बात करते हैं कि सब सुन लो? वो किसकी तरफ इशारा करते हैं? वो सब इदारों की तरफ इशारा करते हैं और जो उनके हिसाब से, उनके ख्याल से जो अपोजिशन के रहनुमा और ख़ास तौर पे शहबाज शरीफ जो थे, उनकी एक इदारे के सरबराह से मुतअद्दिद मुलाकातें हो चुकी हैं जो वज़ीर आज़म के इल्म में हैं, और जिसका एक तस्करा जो था आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आया जब पाक फ़ौज के तर्जुमान ने ये बात कही कि फ़ौज को सियासत पे मत घसीटा जाए, और आर्मी चीफ ने कहा है कि अगर लोग उनसे मिलने क्यों आते हैं। तो ये वो इशारा है जिसकी तरफ मैं आपको कह रहा हूँ कि सियासतदान जो थे
वो आर्मी चीफ से खुद मुलाकातें करते थे और फिर उसके बाद जो है वो आपने देखा कि जब पीडीएम के फोरम से एक मुनज़्ज़म तहरीक चलाई गई फ़ौज के खिलाफ, तो उसमें आज मैं ये बात करूंगा आपसे कि जब नवाज शरीफ जो है वो ये कहते हैं कि फ़ौज अपने चीफ के खिलाफ बगावत कर दे, तो अब जब नवाज शरीफ इस मुल्क में आए तो सबसे पहले उनको गिरफ्तार किया जाए। ठीक है, क्योंकि तो आज सोशल मीडिया के हवाले से जो क्रैकडाउन चल रहा है और जिस कानून के तहत गिरफ्तारी हो रही है उसी कानून के तहत नवाज शरीफ को भी। अच्छा राना साहब, आप किस तरीके से देखते हैं DGISPR की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस को, और जो ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि जुडिशियल कमीशन बना दिया जाए तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं इस हवाले से? देखिए अरीना, बात यह है, अगर आपके प्रोड्यूसर्स ने वो तैयार कर लिया है, उनके पास मौजूद है, बिलावल भुट्टो साहब ने जो इस खत के बारे में नेशनल असेंबली में कहा था, वो अगर आप सुनवा दें तो फिर मैं उस पर आगे बात करूँ। नहीं, अभी नहीं है राना साहब। देखिए बात यह है कि DGISPR की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है उससे उन लोगों को शर्मिंदगी होनी चाहिए, वो बगलें बजा रहे हैं जो ये कहते थे कि ये खत जाली है, जो कहते थे इसका वजूद ही नहीं है, जो कहते थे शाह महमूद कुरैशी ने केबल को चेंज किया है। तो एक बात तो साबित हो गई कि ये मौजूद है खत। ठीक है। दूसरा, इस खत पर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने जो बयान जारी किया, DGISPR ने कहा कि वही अफवाज पाकिस्तान का मौक़िफ़ है। तो उसमें क्या कहा गया कि ये पाकिस्तान के अंदर मामलात में खुली मुदाखलत है। बात यह है कि अल्फाज को इधर उधर करके गुमट करने से काम नहीं चलता। लेकिन इमरान खान साहब तो कह रहे हैं गद्दार है सब। मेरी अर्ज सुने, गद्दार कहने को क्या है? गद्दार तो मेरी बात सुन ले, गद्दार जो है वो तो पाकिस्तान में, अब ये नहीं कहते कि इन पे आर्टिकल 6 लगाया जाए। आपको सिर्फ यही याद आता है कि इमरान खान ये कहते हैं कि ये गद्दार है, ये नहीं कहते कि इमरान खान गद्दार है, ये नहीं कहते कि इन पर आर्टिकल 6 लगाया जाए। बात सिर्फ ये सियासी बयानात जो हैं वो अपनी जगह होते हैं। गुजारिश ये है कि सिक्योरिटी कमेटी ने जो बयान जारी किया उसमें लिखा गया कि ये पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में खुली मुदाखलत है और उस मुल्क से एहतजाज किया जाए, यहाँ भी और वाशिंगटन में भी। उसके बाद जो लोग ये प्रोपेगेंडा कर रहे थे कि जी ये कोई ख़त नहीं है, इसका वजूद नहीं है, उनको कोई थोड़ा बहुत तो शर्म-ए-हया होनी चाहिए ना। दूसरी मेरी गुजारिश ये है कि अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान ने दो टोक अंदाज में कहा कि प्राइम मिनिस्टर से जब एक सहाफ़ी ने सवाल किया साबिक वज़ीर आज़म से कि क्या आप अमेरिका को अड्डे देंगे, तो उन्होंने कहा एब्सोल्युटली नॉट। ठीक है। उन्होंने कहा कि अगर यही बात अफवाज पाकिस्तान से भी पूछी जाए तो उनका भी जवाब यही है। तो ये चीज़ें जो हैं, फिर रशिया के दौरे के हवाले से अपोजिशन ने किस तरह का शर्मंगेज प्रोपेगेंडा किया, उन्होंने कहा कि ये सारा मुशावरत से हुआ। तो अलीना बात यह है कि पाक फौज पाकिस्तानी कौम का फ़ख्र है। आज ये वो पाकिस्तान की यूनिटी की अलामत है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी के जामन है। तो जो लोग भी उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं शरंगेज, वो इस मुल्क के खैर खा नहीं। आज अपोजिशन को बड़े याद आ रहे हैं इनके कोयटा के जलसे में किस किस्म की जुबान इस्तेमाल की गई थी, गुजरांवाला में क्या कुछ। अच्छा, ये सवाल भी हुआ था DGISPR से ब्रिगेडियर साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी कि PDM जब थी, मरीम नवाज साहबा चीज़ों को लीड कर रही थी और जिस तरीके से नून लीग अपना बयानिया लेकर चली थी वो हम सबके सामने है, इस पर हमने प्रोग्राम भी किए हैं। तो ये जो बयानिया बनाया जाता है इदारों के बारे में, इसके ऊपर जब सवाल हुआ तो उन्होंने कहा ये हुकूमत की जिम्मेदारी है ना कि चीज़ों का एक्शन लें। उस वक्त की हुकूमत इमरान खान साहब की हुकूमत थी, इमरान साहब की हुकूमत ने भी कोई एक्शन नहीं लिया। अभी बहुत से लोग ये समझते हैं, जो कल की इमरान खान साहब की तकरीर है वो बहुत सी दूसरी चीज़ों की तरफ जा रही है, जिसमें उन्होंने अदलिया के हवाले से बात की और इनडायरेक्टली बहुत सी चीज़ें कही उन्होंने। तो इस तरीके से तो जब भी किसी गवर्नमेंट को हटाया जाएगा तो इदारों के हवाले से ये सवाल कर दिया जाएगा जी इदारों का जो किरदार है उसकी वजह से सारी चीज़ें हुई हैं। तो आप क्या कहते हैं, इसमें हुकूमत की जिम्मेदारी है? एक्चुअली देखें, बात यह है अलीना कि अब अगर नवाज शरीफ जिस तरीके से जन बाजवा का नाम ले रहे थे, DGI से कर रहे थे, और तुम करके बाजवा साहब आप जवाब दें, ऐसे उंगली उठा उठा के, फिर मरीम नवाज ने भी ऐसी बातें की, कुछ उनके लीडर ने भी बातें की। आई मीन इट वाज अनवारंटेड। और इस वक्त ये हुकूमत वक्त का काम होता है, फौज तो नहीं बोलेगी ना, फौज तो नहीं कहेगी हमें हमारे मतलब क्या है कि फलां को पकड़ लें, ये गवर्नमेंट का काम। फौज गवर्नमेंट का दायरा है, फौज गवर्नमेंट के अंडर है, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की सब सर्विलेंस है, ये तो हमें सबको मालूम है। अभी भी जब उन्होंने कहा, जब प्राइम मिनिस्टर ने जनरल बाजवा को कहा कि आप मतलब हमारी एमिकल रिजॉल्व करें क्योंकि एक डेड लॉक आ गया है, सींग फंसा लिए हैं पॉलिटिक्स में, कोई हल नहीं निकला, तो ये 3 सवाल है, जाके जब पूछें देखें तो कैसे हल होता है। इवेंट द डिडंट एग्री, उनका ये बहुत लेट हो गई, अब हम नहीं कर सकते, आगे बता दिया, खत्म होगी बात। उसके बाद उसके ना आगे कोई बात की ना पीछे बात की।
ये चीज़ें ख़त्म हो जाए। और इमरान खान को मैं एक बात अप्रिशिएट करता हूँ, उन्होंने फ़ौज का बिल्कुल जिक्र नहीं किया, उन्होंने फ़ौज के दायरे का बिल्कुल जिक्र नहीं किया। यस, उन्होंने जुडिशरी को ज़रूर थोड़ा सा क्रिटिसाइज़ किया, और वो आई स्टिल फील कि उन्होंने डिसीजन टोटल वन साइडेड था। ये डिसीजन, लेकिन ब्रिगेडियर साहब जब इस तरह की खबरें बाहर आती हैं कि 9 अप्रैल को किसी 2 बंदों की मुलाकात हुई है, यकीनी सी बात है किसी न किसी की तरफ से तो वो बातें बाहर आती ही होंगी ना। तरदीद तो कर दी गई है, उन्होंने तरदीद कर दी है, लेकिन इस तरह की चीजें माननी है हमने, उनकी इस तरह की चीजें आई हैं, उन्होंने वाहियात का लफ्ज इस्तेमाल किया। बिल्कुल ठीक बात की है। मेरा सवाल कुछ और है, मेरा सवाल कुछ और है ब्रिगेडियर साहब जी, बात कीजिएगा। मेरा सवाल ये है कि जब इस तरह की खबरें बाहर आती हैं, कोई ना कोई तो ये खबरें निकालता है ना, जैसे कि आप कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने ऐसी कोई बात नहीं की है, यकीनी सी बात है किसी ना किसी के फेवर में वो ये खबरें जा रही थी और ये खबरें आ रही थी। यही डिसइंफॉर्मेशन होती है, यही पे एक नैरेटिव बिल्ड किया जाता है फौज के खिलाफ फिफ्थ जनरेशन वॉर में। हमारे अपने ही कुछ सहाफ़ी होंगे हैं जो ऐसी बातें करते हैं, हमें सबको मालूम है, और वो चाहते हैं कि फौज और अवाम में जो एक कॉन्फिडेंस है इसमें बेस्ट क्रिएट कर दी जाए। और इसलिए आपने उस दिन नहीं सुना कि प्रिजनर वैन भी वहाँ पर आ गई थी? बिल्कुल ऐसा। उसके बाद और आपने बीबीसी की खबर सुनी, हेलीकॉप्टर आया, पता नहीं अंदर लड़ाई हो गई, क्या हो गया, देयर इज नॉट इवन आयोटा ऑफ डाउट कि ऐसी कोई बात हुई है। प्रिजनर वैन किस लिए गई थी कि पुलिस के पास गाड़ियां कम थी, पुलिस की ज्यादा नफरी चाहिए थी, प्रिजनर वैन में पुलिस को भर के ले गए। दैट वाज द थिंग, ये वो क्यों लेकर गए थे। तो ये इंफॉर्मेशन ऐसे फैलाई जाती है। देखिए बीबीसी ने, इंडिया ने क्या से क्या बना के दे दिया। तो इसलिए इन चीज़ों को बिलीव नहीं करना चाहिए। आई अंडरस्टैंड कि इनएडवर्टेंटली हमारे कुछ लोग जो ना समझते हुए कि जिससे क्या मुल्क को नुकसान होगा, क्या हमारी अफवाज के लिए होगा। क्योंकि देखिए पाकिस्तान की अफवाज का मोराल का जो होता है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ट्रुप्स हमारे ये सारा कुछ टेलीविजन के ऊपर देखते हैं, जब ऐसी बातें हो रही हैं वो कहते हैं कि हमारे ऑफिसर्स, हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। अभी आपके पास 2 दिन पहले भी शहीद हुए हैं, हो रहे हैं, और ये अवाम हमारे बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं। इट अफेक्ट्स डेफिनेटली। इसलिए ये फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस भी हुई है। जाहिर है कि फॉर्मेशन कमांडर अपने फॉर्मेशन में गए होंगे, ब्रिगेड कमांडर को ब्रीफ किया होगा, कमांडिंग ऑफिसर को ब्रीफ किया होगा, कमांडिंग ऑफिसर ने यूनिट के हो सकता है दरबार भी किए हैं, उनमें ट्रुप्स को बताया होगा कि व्हाट इज हैपनिंग, कैसे ये कैंपेन चलाई जा रही है, कहाँ से ये सारा कुछ हो रहा है। EU डिसइंफो लैब हमें सबको पता है क्या पहले हो चुका है, इंडिया कैसे ऑपरेट करता है, इंडिया में कितना शोर मचा हुआ था। तो ये सारी चीज़ों को डिफ्यूज करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, और उन्होंने साथ ये भी कह दिया कि जी इसमें कोई सच्चाई नहीं है। आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के बारे में उन्होंने बड़ा क्लियर कर दिया कि ना तो नीदर ही इज सीकिंग नीदर ही विल एक्सेप्ट। DGISPR ने तो कर दिया था ब्रिगेडियर साहब, लेकिन रीसेंट एक इंटरव्यू में इमरान खान साहब ने एक बात की थी, उनसे सवाल किया गया था इसी हवाले में, तो उन्होंने कहा था जब वक्त आएगा तब देखेंगे। इस चीज़ को तो वो भी कह सकते थे इस तरीके से, उन्होंने क्यों नहीं कहा? नहीं उन्होंने इसलिए नहीं, वो उनकी अपनी मर्जी हो सकता है कि वो चाह रहे हो कि एक्सटेंशन है ना, जो उनको वो लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस जन बाजवा, बट जन बाजवा सेट के चाहे वो कहें या ना कहें, मैंने एक्सटेंशन नहीं लेनी है, इट इज फॉर श्योर, और इस पर हमें बिलीव करना चाहिए। पूरी कौम को भी आज DGISPR ने कह दिया है, तो मेरे ख्याल में अब तो किसी को इसके ऊपर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जी फ़खर साहब, आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? एक तो ये सारे जो है आर्मी चीफ के एक्सटेंशन के हवाले में, उनके जाने के हवाले में, जो सारी तहरीक अदम एतमाद के इर्द गिर्द जो स्टोरी बनाई गई, आप इस पर क्या कहेंगे? और DGISPR ने तो यकीनी सी बात है सारी चीज़ों को क्लियर कर दिया। देखिए ये परसेप्शन तो बिल्कुल सामने आ रहा था कि जिस तरह से ओपोजिशन जो थी वो अब इक़्तिदार में आ गई है, और पसे पर्दा जो थी ये चीज़ें चल रही थी कि आर्मी चीफ जो हैं उनको मज़ीद कोई एक्सटेंशन की ख्वाहिश रखते हैं। इससे पहले भी पाक फ़ौज के तर्जुमान ने कैटेगोरिकली इस बात की तरदीद की थी और उन्होंने इसको कयास राई कहा था। लेकिन जो ओपोजिशन की तरफ से मैं आपको ये कह सकता हूँ कि PMLN के एक सीनियर रहनुमा ने ये कोशिश की थी और ये पेशकश भी की थी कि हम जो है ना आपको मज़ीद एक एक्सटेंशन दे देंगे। लेकिन अब क्योंकि आज जिस तरह से पाक फ़ौज के तर्जुमान ने कह दिया कैटेगोरिकली कि ना तो वो लेना की ख्वाहिश रखते हैं और ना ही वो अगर उनको पेशकश की गई तो वो लेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म हैं, उनके करीबी एक सीनियर ऑफिशियल से जब मेरी बात हुई थी पिछले दिनों इस क्राइसिस के दौरान, तो उनका कहना ये था कि वज़ीर-ए-आज़म जो थे वो इस इशू को नहीं छेड़ना चाहते। वो चाहते हैं कि जब इसका वक्त आएगा नए आर्मी चीफ की तकर्री का, तो उस वक्त ये करेंगे, क्योंकि अभी से वो किसी का नाम अनाउंस करके जो चेन ऑफ कमांड है उसके अंदर कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करना चाहते। तो ये ऑपोजिशन जो थी
ये आपको पता ही है कि कल तक जो है ये इसी इदारे को किस तरह से मुनज़्ज़म तरीके से उसके ख़िलाफ़ इन्होंने ना सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर और कैंपेन चलाई, बल्कि हर जगह पर अपनी तकरीरों में, अपने अवामी जलसों में हर तरह से तनकीद की। और आज जिस तरह से उन्होंने ये मनी हॉर्स ट्रेडिंग करके, डिफेक्शंस करके, आइन की खिलाफ वर्जी करके, अपने हलफ की खिलाफ वर्जी करके और जिस तरह से ये सब कुछ अचीव किया, उसका तो मेजर मकसद यही था कि जैसे पहले वो NRO मांग रहे थे, वो कह रहे थे कि जी हम इस शर्त के ऊपर आपके साथ ताउन करेंगे कानून साजी में अगर आप हमें ये रिलीफ देंगे। अब तो वो खुद उस तरफ आ गए। अब उनकी पहली प्रायोरिटी यही है कि अपने मुकदमात जो हैं, अब आप देखें ना कि मैं इस कतई नज़र इसके ये बात इमरान खान कर रहे हैं या कोई और भी कर रहा है, ये हम सब के लिए बाइस शर्म है कि इस मुल्क में एक ऐसा शख्स जो है वो वज़ीर-ए-आज़म बन गया है जिसके ऊपर फर्दर जुर्म आयद होने जा रही है, जिसके ऊपर अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, ठीक है, और आप कहते हैं कि जनाब उसको वज़ीर-ए-आज़म कहें। तो मुझे बताएं कि एक डाकू और चोर में क्या फ़र्क रह गया? कल एक दहशतगर्द जो है ना वो भी शरीफ बन जाएगा, उसको भी आप वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार खड़ा कर देना। नंबर तो ये गेम है, मुल्क जिसके है पास क्या नंबर है? है, जिसके पास लोग हैं वो नहीं, वज़ीर-ए-आज़म जिस बन मुल्क सकता है, में इसका यही आप मतलब आइन हुआ है। कानून की बात करते हैं, ये आइन और कानून के मुताबिक ही बने नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेवेन्यू है ना जहाँ पे सारा कुछ हो रहा वो था। तो इमरान खान साहब भी कह चुके हैं कि मैं आपको आपको काम ही नहीं करने दिया मैं गया। आपको जब उन्होंने बता रहा काम ही नहीं हूं- किया तो वो किस पे फर्दर जुर्म नहीं, कैसे मैं आयद आपको ये करेंगे? बात बता रहा हूँ कि आइन को बुलडोज किया गया, ठीक है ना, ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल सारा कुछ हुआ है और ये बाकायदा जो है ना एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत किया गया है। और ये चेंज ऑफ रेजीम जो है ये अब एक हकीकत बन चुकी है पाकिस्तान के अंदर, इससे डराई नहीं है। हाँ, अब ये जो करैक्टर्स हैं इनकी हवाले से जो है वो कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। और मैं आपको अभी से ये बात चलिए, बता तो रहा हूँ आपके कि वज़ीर-ए-आज़म है वो, जो शहबाज चलें, शरीफ ठीक हो की गया। हुकूमत है वो ज़्यादा देर नहीं चलेगी। लेट्स सी इस पे बात करेंगे, लेकिन प्रोग्राम में वक्त एक छोटे से वापस आते हैं तो उस पर बात करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, तो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और समी इब्राहिम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी समी साहब, आज DGISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसी पर हम बात कर रहे थे और बहुत से लोगों का ये ख्याल है, बल्कि सभी का ये ख्याल है कि अब कोई ग्रे चीज़, जो ग्रे एरियाज़ जो हैं वो बाकी नहीं रहे, सब क्लियर हो गया। अच्छा, ये DGISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो मैंने देखी है, उस पर भी हम बात करते हैं, लेकिन मैं अगर आप मुझे इजाज़त दें तो, क्योंकि मैं अभी वज़ीर-ए-आज़म हाउस में था पिछले 2.5-3 साल में, पहली दफ़ा महबूब कायद के वास्ते अपने वहाँ से मुझे एक इन्विटेशन आया था। और आज शहबाज शरीफ साहब ने अफ्तार डिनर किया हुआ था, उसमें कुछ एंकर्स को उन्होंने बुलाया, तो ख़ासी तादाद में एंकर्स, तो वहाँ पर उन्होंने कुछ गुफ्तगू की जो मैं इसलिए ये बताना चाहता हूँ कि थोड़ा हमें अंदाज़ा हुआ कि माइंडसेट क्या है उनका। जो हुकूमत साजी का प्रोसेस है उस पर उन्होंने बताया कि वो कर रहे हैं और ख़ासी हद तक मुशावरत कंप्लीट हो गई है और बहुत जल्द वो उसका फ़ैसला वो हो जाएगा। सवाल था कि जो बहुत सारी पॉलिसीज़ हैं माजी की हुकूमत की, जिनमें जैसे हेल्थ कार्ड है, जैसे एहसास प्रोग्राम है, जैसे लंगर खाने हैं, तो उस पे उन्होंने कहा कि जो हेल्थ कार्ड है वो तो मंसूबा था ही मियाँ नवाज शरीफ का, 2014 में उन्होंने उसका लॉन्च किया था। तो इसलिए जो आज सामने आई बात, लगता है कि वो इस मंसूबे की मौजूदा हुकूमत ओनरशिप लेने की कोशिश करेगी, इसको बंद नहीं करेगी। लंगर खाने के बारे में उन्होंने कहा कि देखें, ये बहुत सारे पाकिस्तान में लोग ऐसे हैं, अमीर लोग, जिन्होंने लंगर खाने खोले हुए हैं। हुकूमत का ये काम नहीं होता, हुकूमत का काम है कि वो नौकरियां दे, लेकिन अब एक अच्छा काम एक हो गया तो शायद उसमें भी ऐसा लगता है कि वो बंद नहीं होगा। जो एहसास प्रोग्राम है उसका वो नाम बेनज़ीर कार्ड दोबारा वो रख रहे हैं, वो उसको लेके आ रहे हैं। IMF के हवाले से उन्होंने बात ये कही कि उनसे ज़रूर मुज़ाकरात होंगे। अमेरिका से तल्लुकात के हवाले उन्होंने कहा कि बिल्कुल हमें अमेरिका से बहुत अच्छे हमने तल्लुकात कायम रखने हैं और बराबरी की सतह पर हम कायम रखने की कोशिश करेंगे। इकॉनमी की सूरत हाल उन्होंने बताया कि बड़ी इस वक्त बुरी सूरत हाल है। लोड शेडिंग के बारे में उन्होंने कहा कि जो कैपेसिटी है बिजली बनाने की, उससे कई हज़ार मेगावाट कम बिजली बनाई जा रही है क्योंकि कारखाने बंद हैं, और उसको उन्होंने ये ठहराया कि इसका जो ज़िम्मा है वो माजी की हुकूमत का है। और थोड़ा जो उनकी जो बॉडी, एक बात उन्होंने बार बार ये कही कि जो कोलिशन पार्टनर हैं इस वक्त, जो इत्तेहादी हैं, अगर वो सब मिलकर काम करेंगे, सब एक दूसरे के साथ ताउन रहेगा तो फिर ही हम मसाइल से निकल सकते हैं। अपोजिशन के इस्तीफ़ों की बात हुई, उनसे सवाल किया गया कि आज 123 जो कौमी असम्बली के मेंबरान हैं
उनका जो इस्तीफ़ा वो हो गया, नोटिफिकेशन कर दिया है उसने स्पीकर ने, तो क्या अब आप इलेक्शन कराएंगे? उन्होंने कहा जी ऐवान जो है वो इंटैक्ट है, मेजॉरिटी उसमें मौजूद है, वो हमारे पास है, तो इलेक्शंस की अगर ये इन्होंने इस्तीफ़े दे भी दिए हैं तो हमारा कोई मसला नहीं है, हम ऐवान की अपनी कार्रवाई जो है वो जारी रखेंगे। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का उन्होंने कहा कि हम इजलास बुला रहे हैं। उन्होंने बताया कि वो जो असद मजीद, जो डॉक्टर असद शायद उनका नाम था, जिन्होंने जो अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर थे, जिन्होंने ये ख़त लिखा था, वो पाकिस्तान में हैं और हम नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास बुला रहे हैं और उस हवाले से ये जो सारा मामला है इसको हम डिस्कस करेंगे। उन्होंने कहा मैंने देखी है DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बहुत सारे मामला जो हैं वो उन्होंने क्लियर कर दिए हैं, बाकी हम क्लियर कर देंगे। सवाल एक ये था कि आप मरकज़ में वज़ीर आज़म हैं और सूबे में अपने बेटे को आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये रऊफ़ क्लासरा साहब का सवाल था कि इससे कोई फैशिज़म लगता है, इससे ऐसा लगता है कि जैसे आप किसी अपने के बग़ैर किसी और को बनाना ही नहीं चाहते। तो उन्होंने कहा कि जी हमने तो सबसे पहले चौधरी परवेज़ इलाही को ऑफ़र किया था, परवेज़ इलाही साहब दुआ खैर करके दूसरी तरफ चले गए, तो फिर पार्टी की बात आ गई, तो पार्टी का एक अपना फ़ैसला है, उनका ये मामला है। और दूसरा मुझ पर ये जो तनकीद है कि बहुत सारे मेरे ऊपर चार्जेस हैं और मैं फिर वज़ीर आज़म बन रहा हूँ, तो उन्होंने कहा कि बहुत सारे मुकदमात तो माजी की जो PTI की गवर्नमेंट है उनके वज़रा पर भी थे, इमरान खान पर एक हेलीकॉप्टर रेफरेंस था, इसके अलावा उन्होंने ख़ुद वो एंटी टेररिस्ट कोर्ट जो है वहाँ से वो ज़मानत पर थे, झूठे या सच्चे केस थे, उन्होंने कहा कि वो उन पर थे। उन्होंने अपने आप को बड़ा डिफेंड किया और एक उन्होंने कहा कि हम गवर्नर स्टेट बैंक के हवाले से भी कहा कि हम इन्फॉर्म डिसीजन लेंगे उनकी एक्सटेंशन के हवाले से। तो ये आज उनकी पहली एंकर्स के साथ पहली उनकी इंटरेक्शन थी और उसमें उन्होंने कहा कि मैं माजी में भी ये सिलसिला जारी रखूँगा। लेकिन अब जो आपने जो बात कही है DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से कि सारे मामला सीधे हो गए, मैं अभी एक चीज़ मैं यहाँ पर अर्ज़ करूँगा। DGISPR ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज ये कहा एक सवाल के जवाब में कि जो साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो बात कही थी एब्सोल्यूटली नॉट की। तो अगर हमसे ये सवाल किया जाए तो हम भी ये कहेंगे कि बिल्कुल हम अड्डे नहीं देंगे, एब्सोल्यूटली नॉट। तो उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस पर कोई तनकीद नहीं की आज इसको, बल्कि ओन किया DGISPR ने। अभी वज़ीर आज़म हाउस में शहबाज शरीफ साहब से जो गुफ्तगू थी तो उन्होंने फिर इस बात का जिक्र किया वहाँ पर कि देखें अमेरिका के हवाले से जो उन्होंने एब्सोल्यूटली नॉट और इस तरह का जो बयान दिया। तो एक क्योंकि आपका सवाल DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से था, तो उसमें मुझे एक ये नज़र आया, एक फ्रिक्शन नज़र आई है आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। कायद जब हिज़्ब इख्तिलाफ के कायद थे शहबाज शरीफ, उनका मौक़िफ़ था कि इमरान खान को एब्सोल्यूटली नॉट नहीं कहना चाहिए था अमेरिका को। आज वज़ीर आज़म बनने के बाद भी वज़ीर आज़म हाउस में वो कह रहे हैं कि एब्सोल्यूटली नॉट नहीं कहना चाहिए था। लेकिन DGISPR ने आज दोपहर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें उन्होंने ये कहा है कि हम भी यही कहते कि एब्सोल्यूटली नॉट। अगर हमसे ये सवाल किया जाता कि फ़ौजी अड्डे जो हैं वो अमेरिका को देने चाहिए अगर अमेरिका मांगे। तो ये मुझे एक जो आपका सवाल था, आपने कहा ना कि बहुत सारी जो एप्रीहेंशंस थी उनको आज उनका वो हो गया। एक और चीज़ मैं अर्ज़ करना चाहूँगा अगर आप मुझे इजाज़त दें कि सियासत में नहीं हम जाते, ये कहा DGISPR ने कि सियासतदान फ़ौज को सियासत में ना ड्रैग करें। लेकिन जो सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी DGISPR की, इट वाज ऑल अबाउट पॉलिटिक्स। डॉलर की बात थी, प्राइस की, स्टॉक मार्केट के ऊपर नीचे जाने की बात थी, जो अपोजिशन का बयानिया है उसकी बात थी, अमेरिका से ताल्लुकात की बात थी। तो मैं ये समझने से कासिर रहा हूँ कि जो अगर सियासत में ड्रैगन ना करें, पॉलिटिक्स में आने की बात नहीं है, तो फिर जो आज उन्होंने बात की उस ख़त के हवाले से, अमरीकी साजिश की, हुकूमत रिजीम चेंज की, आज उन्होंने जो अपोजिशन का बयानिया है उस पर उन्होंने मोहर तस्दीक सब की है। तो इट्स ऑल पॉलिटिक्स कि आप अगर आके बात करते हैं कि उसका बयानिया ठीक है, उसका बयानिया नहीं ठीक, फिर आज वो जो एक कंट्रोवर्सी है पॉलिटिकल, अपोजिशन कह रही कि जनाब इमरान खान आखिरी वक्त में सेफ पैसेज मांग रहा था और वो कह रहा था कि मुझे कोई रास्ता दे दिया जाए, तो उसमें
तब ये बात आई कि हमसे वज़ीर-ए-आज़म हाउस से रब्ता किया गया, तो आज फिर उन्होंने वही बात कही है। तो बेसिकली वो जो एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट का बयानिया है उसको वो रिजेक्ट कर रहे हैं। तो इट्स ऑल पॉलिटिक्स। ये इट्स नथिंग अबाउट क्लियरिंग योर पोजीशन, बट इट्स वेरी क्लियरली इट्स अबाउट पॉलिटिक्स। तो अगर सियासत में आपने ड्रैग नहीं होना, तो फिर आप आके अगर ऐसी बात करते हैं जिससे अपोजिशन का जो बयानिया है या जो अब जो हुक्मरान है उनका बयानिया अगर स्ट्रेंथन होता है उससे, तो फिर इसको दूसरा फ्रीक पॉलिटिक्स ही कहेगा। तो अगर अब आज जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है DGISPR ने, उसके बाद गुंजाइश पैदा हो गई है कि अगर तहरीक इंसाफ इसका जवाब देना चाहे, अगर इमरान खान इसका जवाब देना चाहें, तो वो उनकी जो लेजिटिमेसी है इस हवाले से कोई चैलेंज नहीं करेगा। सो मे बी वो जो पाकिस्तान की अफवाज है वो अपनी पोजीशन क्लियर करना चाहती हूँ। लेकिन मैं एक शेयर करूँगा, कल मैं पेशावर के जलसे में था, वहाँ पर हमने देखा कि इसमें कोई शक नहीं कि बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि रात को 12 बजे अदालतें क्यों खुल गई, लेकिन आप यकीन करें कोई शख्स भी पाकिस्तानी फ़ौज के हवाले से किसी तरह के भी नेगेटिव ना बात सुनने के लिए तैयार, ना बात करने के लिए तैयार। इतना गहरा रिश्ता है हमारी मुसल्लह अफवाज का पाकिस्तान के अवाम के साथ, क्योंकि वो हमारी डिफेंस की फ्रंट लाइन है। और वहाँ पर मैंने देखा लोग आके ये मैसेज दे रहे थे, झंडे को चूम रहे थे। मुझे लगता है आपने ब्रेक पे जी जाना सर, बिल्कुल मैंने ब्रेक लेनी है। और सिर्फ एक ब्रेक पे जाने से पहले जाऊंगी कि जब आप ऑप्शंस लेकर आते हैं और ऑप्शंस लेकर जाते हैं, वो भी पॉलिटिक्स का हिस्सा ही होता है। खैर जी, प्रोग्राम में वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, जब ब्रेक से वापस आते हैं मजीद बात करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और ब्रेक पे जाने से पहले समी साहब बात कर रहे थे पेशावर के जलसे के हवाले से और बता रहे थे कि वहाँ पे लोगों की एक बड़ी तादाद जो थी वो मौजूद थी। तो इसका मतलब है समी साहब, अगर इस तरह के जलसे होते रहे तो फिर कोई डिनर का इन्विटेशन आ सकता है, इफ्तार इन्विटेशन आ सकता है आने वाले दिनों में? देखिए, आज शहबाज शरीफ साहब से भी ये सवाल हुआ कि जो बयानिया है वो आपका बड़ा अपोलोजेटिक एटीट्यूड है, इमरान खान आपको गद्दारी का भी कह रहे हैं और सड़कों पर बड़ा एहतजाज भी हो रहा है। तो उन्होंने ये कहा कि हम जो एहतजाज है उनका, जो जलसे जुलूस हैं जमहूरियत में वो होते हैं, लेकिन हम भी जलसे जुलूस करेंगे, हम भी उनको इससे हम काउंटर करने की कोशिश करेंगे। और बिल्कुल उससे मुझे नज़र आया कि वो इस हवाले से जो उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो नज़र आ रहा था कि वो इसके ही इज़ माइंडफुल ऑफ दैट। अच्छा, अब ये ज़रा DGISPR साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इस पर हम वापस आ जाते हैं। आज दो चीज़ें जो हैं वो इंडोर्स की DGISPR ने, जो साबिक हुकूमत की जो उनका जो स्टैंस था। एक तो ये कि इन्होंने कहा था अपोजिशन कायदीन ने, जिसमें बिलावल भुट्टो भी हैं, जिसमें शहबाज शरीफ भी थे, मरियम नवाज साहबा भी थी, कि ये ख़त जाली है, जो वहाँ से ख़त आया वो ख़त जाली है। लेकिन DGISPR ने आज इसको इंडोर्स किया। अच्छा, अब ये देखें कि ये जाली केबल उन्होंने वर्ड यूज़ किया। लेकिन आज DGISPR से जब सवाल हुआ तो उन्होंने ये कहा कि जी बिल्कुल डिमार्च दिया गया और वो जो ख़त था उसमें साजिश का कोई ज़िक्र नहीं। सवाल किया गया कि उसमें इंटरफेरेंस का ज़िक्र है पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में, तो उन्होंने इस बात को डिनाई नहीं किया। उन्होंने इस पर ये कहा कि जी बिल्कुल ये एक डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव है, जो डिमार्च है तो वो हमने लिया। तो ये भी एक आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें ये कहना कि अमेरिका पाकिस्तान के मामलात में ब्लेटेंट यानी नंगी एक बिल्कुल नेकेड बहुत बड़ी इंटरफेरेंस कर रहा है, मदाखलत कर रहा है, तो ये तो अगर हम देखें तो साजिश से ज़्यादा संगीन वर्ड है। क्योंकि कंस्पिरेसी या साजिश या कोई आइडिया ये पहली स्टेज है, उसको जब आप एग्जीक्यूट करते हैं तो उसमें आप धमकी भी देते हैं, उसमें आप मैसेजिंग भी देते हैं। तो जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है उसने अपने इलामिये में इस बात को तस्लीम किया कि ये पाकिस्तान के मामलात में अमेरिका दखलंदाजी नहीं सिर्फ कर रहा बल्कि ब्लेटेंट दखलंदाजी कर रहा है, तो इसके लिए डिप्लोमेटिक लैंग्वेज यूज़ करते हुए उन पर एहतजाज करना चाहिए। तो ये तो उन्होंने ऑलमोस्ट जो इमरान खान साहब का जो बयानिया था, ये तो इट्स मैटर ऑफ इंटरप्रिटेशन ना, उसको उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन अब आज कहा है शहबाज साहब ने कि मैं
वो बुलाऊंगा उन सबको नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में और सब कुछ होगा। तो जो आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो ऐसे यानी उस तरफ हम जा रहे हैं कि DGISPR कह रहे हैं कि आप फ़ौज को सियासत में मुलव्वस ना करें, लेकिन फ़ौज तो सियासत में मुलव्वस होती जा रही है। अब इसके बाद तहरीकें, मुझे लगता है कि इमरान खान अगर वैसे नहीं तो जो 16 तारीख को कराची में जो वो तकरीर करेंगे, मुझे लगता है कि उसमें वो कोई ना कोई जवाब देंगे। और अगर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की दोबारा एक मीटिंग होती है और उसके बाद फिर एक इलामिया ऐसा आता है कि जिस इलामिये में जो पहली बात थी उसको रिजेक्ट किया जाता है, तो क्रेडिबिलिटी क्या होगी, हमारी फोर्सेस के चीफ्स की क्रेडिबिलिटी क्या होगी, उस फोरम की क्रेडिबिलिटी क्या होगी। तो आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये DGISPR की, उसमें उन्होंने जो बातें की हैं, मुझे लगता है कि इन बातों से जो पॉलिटिकल जो एक चीज़ है या जो एक जैसे हम कहते हैं ना पॉलिटिकल आग, वो उस तरफ ज़्यादा जा रही है जिसको DGISPR ने बुझाने की कोशिश की। लुक्स लाइक दैट कि ये आने वाले दिनों में ये कुछ ऐसे सवालात हैं जिनके जवाबात उनको देना पड़ेंगे। जी ब्रिगेडियर साहब, आप इसके ऊपर क्या कहेंगे? समी साहब को आपने सुना है जो खासतौर पर उन्होंने क्रेडिबिलिटी की बात की है, अगर दोबारा से नेशनल सिक्योरिटी कमेटी बुलाई जाती है। जी जी अलीना, इसमें सबसे अहम बात है, वी मस्ट अंडरस्टैंड कि ये जो अगर पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी कमेटी आती है, अहम बात ये है कि अगर इसमें अपोजिशन के यानी PTA के मेंबर्स अगर शामिल होते और हुकूमत के लोग शामिल होते और फिर फॉरेन सेक्रेटरी को या एक्स एम्बेसडर को बुलाया जाता और वो आके यहाँ बात करते और फिर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स आते, आर्मी के वो आते, तो फिर इसकी क्रेडिबिलिटी हो सकती थी। आई स्ट्रांगली फील कि इसके अंदर अब दोबारा हमारी मुसल्लह फ़ौज को के लीडर्स को इसमें नहीं आना चाहिए, क्योंकि नाउ इट विल हैव नो क्रेडिबिलिटी। इसकी क्रेडेंशियल नहीं होगी, क्योंकि सिर्फ हुकूमती लोगों के साथ बैठ के हुकूमत की फ़ॉरेन ऑफिस अगर आके बात करती है, इट हैव अ डिफरेंट कॉनोटेशन। अगर यहाँ पर 10 लोग PTA के अपोजिशन के मेंबर्स के भी होते हैं तो दैन दिस थिंग दे हैव बीन डिफरेंट। तो इसलिए मैं ये बात करता हूँ कि इसके बजाय इनको एक जुडिशल कमीशन बनाना चाहिए जिसमें ये क्लियर होनी चाहिए चीज़ें। उसमें फॉरेन सेक्रेटरी को बुला लें, उसमें वो भी लें, ये अब जो पुराना रिकॉर्ड है कौन किसको मिलता रहा वो भी आ जाएगा और फिर दूध का दूध पानी का हो जाएगा। अमेरिका का ऊपर वहाँ से तो कोई आएगा नहीं, लेकिन ये लेटर काफ़ी होगा, जो उनकी लैंग्वेज है क्या वो आई थिंक सुप्रीम कोर्ट इज़ वेल कॉम्पिटेंट टू देखना, इंटरप्रेट करें और उसके ऊपर डिसाइड करें। तो ये अहम चीज़ है, इसको ऐसे करना चाहिए। अदरवाइज लेटर को कंफर्म है कि ये ओरिजिनल है, ये डाउट आज DGISPR ने कर दिया। सिक्योरिटी काउंसिल के लेटर में भी ये बात क्लियर हो गई। और इस तरह की हमारे जो लीडर्स हैं जो मैच्योर हैं, मैच्योरिटी होनी चाहिए, उनको आउटराइट ये नहीं कहना चाहिए, क्योंकि जब आपको कहा गया कि आप आके नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में देखें, आप वहाँ नहीं गए, पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी कमेटी में कहा वहाँ नहीं है, देन यू नो राइट टू से कि जी गलत है। ये बात उस वक्त आप कह सकते हैं जब आपने देखा हो। और इसलिए इस स्टेज के ऊपर आई थिंक ये कॉन्फ्रेंस बहुत ज़रूरी थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस। कम से कम जो डिसइंफॉर्मेशन फैलाई जाती है फ़ौज के बारे में, चाहे वो EU डिस्नो लैब हो या इंडिया हो या साइबर एक अटैक जो हमारे पर वो हो या हमारे कुछ सोशल मीडिया के बाहर से ग्रुप्स हों, ये उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि उनको क्लियर हो कि फ़ौज अब इंटरफेयर नहीं कर रही, फ़ौज बिल्कुल। लेकिन सभी साहब ने एक और भी बात की है कि जितने भी सवाल थे वो सारे पॉलिटिकल सवाल थे और ऑप्शंस लेकर आना, ऑप्शंस लेकर जाना, ये भी तो पॉलिटिक्स ही है ना ब्रिगेडियर साहब। इसमें जब आपको देखें अलीना, जब आपको आपका चीफ एग्जीक्यूटिव प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान चीफ ऑफ मिनिस्टर को बुलाता है, DGI को बुलाते हैं और वो कहते हैं कि ये इस वक्त ये सिचुएशन होगी, प्लीज़ गो टू अपोजिशन एंड फाइंड सम सोल्यूशन, और वो 3 पॉइंट बताए जाते हैं। तो ये ही बीइंग ए सबसेम टू द चीफ ऑफ मिनिस्टर टू द प्राइम मिनिस्टर, ही हैज़ टू गो। बट वहाँ जाके उन्होंने बात करके आगे बता दी कि ये नहीं है बात, पत्थर से पानी गुजर चुका है, एंड दैट इज एंड ऑफ इट। बट जुडिशरी का रोल, यस आई ऑल्सो क्रिटिसाइज जुडिशरी डिसीजन कि आज जो इस वक्त क्राइसिस हैं, जो पोलिटिकल इम्पैस है और अभी जो और होने जा रहा है कि अगर वो आपके 123 लोग नहीं हैं, 20 मेंबर से कौन सी असेंबली चलती है, कौन से डिसीजन को उसकी लेजिटिमेसी होगी। और उसके बाद जो ये हालात हो रहे हैं ये ख़तरनाक है। इनको ये ज़रूर सोचना चाहिए था कि इन चीज़ों को देखते हुए जब कैबिनेट डिसफंक्शनल थी, असेंबली डिसॉल्व हो गई थी, तो ठीक है कि अगर उसको डिप्टी स्पीकर ने ओवर एक्सेस की थी अपनी पावर, उसको आप ज़रूर एक एडवानिश करते हैं, लेकिन साथ ही साथ जनरल इलेक्शन वाज द आंसर कि पोलिटिकल पार्टी जाएँ जनरल इलेक्शन में, ला के अवाम का मैंडेट लें और अपने मैनिफेस्टो के हिसाब से आएँ और हुकूमत 5 साल की करें। जाके ये जो स्ट्रीट पॉलिटिक्स, क्या इस वक्त पाकिस्तान में स्टेबिलिटी चाहिए,
कि या स्टेबिलिटी नहीं चाहिए, इकोनॉमिक क्राइसिस देखें, सब चीज़ें देखते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। जी मैं सही एक सर, चीज़ ऐड करना चाहूँगा 2 बस मिनट है इसमें बस लास्ट। कि जो प्राइम मिनिस्टर साबिक थे और जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग थी और अब जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई है, इसके बाद अब कोई ज़रूरत नहीं है कि ये आकर जो है ना उस लेटर की, उस मरासले की अथेंटिसिटी के हवाले ठीक हो से जो गया। है ना अच्छा, कुछ एक मेरा करें। सवाल Last है minute। हारिस साहब, गुजरांवाला के जलसे में 8 दफ़ा या 14 दफ़ा नाम लिया जनरल बाजवा का और DGISI का और तनकीद की, तो 1.5-2 साल के बाद बीच में ये हालत हो गई कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जो पैगाम पहुँचवाना था उनको अपोजिशन को, वो एस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए, और एस्टेब्लिशमेंट गई और उन्होंने बात भी सुन ली, तो वो जो एक सेंटिमेंट था वो इतना सॉफ्ट हुआ अपोजिशन का, तो फिर बीच में ये 1.5 साल में क्या हुआ होगा? कोई मुलाकातें हुई होंगी, कोई मैसेजेस हुए होंगे कि वो उनको उनका मैसेज लेने के लिए भी तैयार हो गए, उनसे बात करने के लिए भी तैयार हो गए? ब्रिगेडियर साहब, देखें, ये सिर्फ क्योंकि 6 महीने थे फौज ने इनको बिल्कुल साइड कर लिया था, डेट वजह उनको इंकरेजमेंट हुई होगी और उन्होंने ये बात आई होगी, और फिर ज़ाहिर फौज का इन्फ्लुएंस हो रहता है, इसलिए प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जाके बात करें और शायद कोई सोल्यूशन निकले, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट था कि जनरल इलेक्शन के लिए असेंबली डिसॉल्व कर सकते हैं, जनरल इलेक्शन ठीक हो गया। तो 6 महीने कुछ ना कुछ होता रहा। खैर जी, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, साथ कथा कलामी के लिए माजिद। आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, हम सबको इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, लेने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।